अगर आप नेपाल से हो या इंडिया से हो, मैं दोनों कंट्रीज़ में कोई ज़्यादा भेदभाव नहीं समझता। पर मैं इतना बताता हूँ कि राजस्थान ऐसी जगह है जहाँ पर सबसे ज़्यादा कृषि होती है, यानी सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर पर लोग ज़्यादा ध्यान देते हैं। जैसे किसान, राइट, जैसे किसान अगर कोई होगा तो उसका जो पोता होगा या जो उसका बेटा होगा वो उसको पढ़ा तो रहा है, साथ के साथ वो खेतों का काम भी सिखाते हैं। यानी उनके पास बना बनाया एक स्ट्रक्चर मिल जाता है जिसके अंदर वो आगे जाकर अपनी ग्रोथ कर सकते हैं। पर हर कंट्रीज़ में ये चीज़ें अवेलेबल नहीं होती। हालांकि नेपाल के कुछ गिने चुने ऐसे कंट्रीज़ भी हैं जहाँ पर खेती वगैरह होती है, वहाँ के किसान भी हैं और उनके बेटे किसानी करते भी हैं। तो सबसे बड़ी बात है, पर हम लोग हर तो उस कैटेगरी में तो नहीं आते ना कि हम कहीं से भी पैसा अरेंज करके स्टार्ट कर लें, ऐसा कोई सिस्टम। देखो नेपाल में मुख्य है ना इनकम करने के जो स्रोत है ना, वो कौन कौन से वो बता देता हूँ। एक तो विदेश से आने वाला पैसा। जैसे मान लो मैं हूँ, मेरे अपने बेटे को मैंने पढ़ा लिखा कर, मान लो मैं तो किसान हूँ पर मैंने नेपाल से अपने बेटे को पढ़ा लिखा कर विदेश भेज दिया। अब विदेश से वो मुझे पैसा भेज रहा है, मेरा घर खर्चा चल रहा है। पहली इनकमिंग सोर्स तो आपके पास ये होगी। दूसरी बात करें तो पर्यटन सेवा, जैसे नेपाल से कुछ लोग नेपाल के अंदर कुछ लोग पर्यटक आ गए घूमने के लिए, जिसे अपन मतलब विजिटर्स बोलते हैं। तो वो अगर घूमने आ गए, वो जितना पैसा दे रहे हैं, अपना घर खर्चा मस्त चल रहा है। तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अपनी कुछ चीज़ें ऐसी पॉसिबिलिटी है कि उनसे हमारा घर खर्चा ऑलमोस्ट चल सकता है, राइट। और वैसे ही अगर बात करें तो देखो, सबसे बड़ी बात, देश की जो अर्थव्यवस्था है ना, उसका हिस्सा, सबसे बड़ा हिस्सा है अपना 65% कृषि में है। यानी सबसे बड़ा हिस्सा है उसका किस चीज़ में? एग्रीकल्चर में, किसान में है समझ। तो अगर मान लो जैसे नेपाल के अंदर अगर अपन लोग काम करना चाहें तो सबसे पहला इनकम सोर्स अपने पास में हो गया कौन सा? एग्रीकल्चर, जहाँ पर किसान अपना काम करके आराम से पैसा कमा सकता है। एक होता है विदेश में काम करने वाले नेपाली, जैसे विदेशों में काम करने वाले नेपाली पैसा भेजते हैं, उनके हिसाब से अपनी इनकम चलती है। दूसरा हो गया पर्यटन वाला। तीसरा हो गया विदेशी सहायता और निवेश, यानी सरकारी जो चीज़ें मिलती हैं उनके अकॉर्डिंग जीने वाले। और कुछ ऐसा भी होता है, क्योंकि देखो मैं एक चीज़ मानता हूँ, नेपाल ऐसा कंट्री है जहाँ पर कोई भी मस्त आराम से अपनी सारी सुख सुविधाओं के साथ रह सकता है। हालांकि नेपाल इतना महंगा नहीं है जितना अपन लोग सोचते हैं। हम इंडियन लोगों के लिए ज़रूर नेपाल महंगा है। हम वहाँ 20,000 रुपये लेकर जाते हैं, 20 दिन में पूरे हो जाते हैं, हमें पता तक नहीं चलता। पर सबसे बड़ी बात ये कि जो लोग वहाँ रह रहे हैं, वहाँ के लोगों के लिए वो सबसे बेस्ट ऑप्शन है। और आपको पता है अभी वहाँ की अर्थव्यवस्था कितनी बिगड़ी थी जब ये सारा कुछ हुआ था। अभी हाल ही 15 दिन की बात है, अर्थव्यवस्था ने इतना हिला के रख दिया नेपाल को कि वहाँ पर उनको शायद मेरे हिसाब से वो 1.5-2 साल पीछे चला गया। 1.5-2 साल तो मैंने खैर कम बोला, मुझे नहीं पता वहाँ की अर्थव्यवस्था कैसी थी पहले, पर काफ़ी हद तक वो पीछे चला गया है। अब नेपाल की इस स्थिति के बाद में भी अगर अपन ये सोचें कि भाई हम घर बैठे हैं, हमें इनकम वगैरह नहीं करनी है, तो देखो यहाँ पर हमारी गलती है कि भाई अर्थव्यवस्था बिगड़ने में सालों नहीं लगते हैं, सिर्फ मिनट्स का टाइम लगता है। और कब क्या हो जाए कुछ कह नहीं सकते। अभी जैसे हम लोग इंडिया में रहते हैं, राजस्थान से हूँ मैं, यहाँ पर काफ़ी सारे दंगे फसाद वैसे अभी तक मैंने लगभग इतना हाई क्लास में देखा नहीं है, पर हो सकता है इन फ्यूचर में कभी भी हो जाए। और सबसे बड़ी बात, पास्ट में हो भी चुका है। एक बार यहाँ कर्फ्यू भी लगा था, तब लोगों के खाने की भी, मेरे पापा तो खुद दुकान में सोए थे। अब ये सोचो अगर वैसी स्थिति बन जाएगी और हम ऑनलाइन वर्क पे ट्रस्ट नहीं करेंगे तो फिर हम पैसा कमाएंगे कैसे? एक ऑनलाइन साधन ऐसा है जिसको आप कहीं भी लेकर यूज़ कर सकते हो, घर में बैठ कर भी आप आराम से अपना पैसा अर्न करके कमा के खा सकते हो। अगर अर्थव्यवस्था बिगड़ती है ना तो टोटल चीज़ें बंद नहीं होती, ऑनलाइन चीज़ें कभी बंद नहीं होती। हालांकि नेट बंदी लगा दी जाती है, पर फिर भी हमारा वर्क धीरे धीरे रिकवर होना शुरू हो जाता है। अब बिज़नेस तो एकदम से खुलेगा नहीं। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ, एक दुकान है, मैं काफ़ी टाइम से चला रहा हूँ, अच्छा पैसा आ रहा है, अब एकदम से कर्फ्यू लग गया और अचानक सब दुकानें बंद हो गई। अब कर्फ्यू हटेगा तो क्या एकदम से थोड़ी सारा कुछ ग्राहकी वगैरह सब आना शुरू हो जाएगी? पॉसिबल नहीं है ना भाई। जैसे अभी कोरोना आया था, कोरोना के टाइम पे हम सबकी दुकानें बंद हो गई थी, ऑनलाइन वर्क था जो हमारा घर बैठे चल रहा था क्योंकि नेट किसी ने बंद नहीं किया था। सबसे बड़ी बात ये थी कि कोरोना के अंदर सबसे ज़्यादा यूट्यूबर पैदा हुए, सबसे ज़्यादा ऑनलाइन मार्केटिंग हुई, सबसे ज़्यादा ऑनलाइन सेलिंग, यानी पैसा ऑनलाइन वालों ने खूब दबा के कमाया और अमीर होते गए। हर यूट्यूबर के पास में करोड़ों लाखों रुपए हो गए। मुझे एक बात बताओ, ये लोग कैसे हो गए? आज आप लोग अपने 700-800 रुपये को लेकर इतना रोते हो, इतना सोचते हो। आप लोगों ने कभी इनको नहीं सोचा कि इन्होंने भी तो पैसा लगाया होगा, इनका क्यों नहीं डूबा? भाई लगन थी मन में, और इनको पता था कि 600 रुपये बचा के मैं करूँगा अभी क्या, 600 रुपये मेरे वैसे खर्च हो जाएंगे। अब कुछ लोग ऐसे भी होते हैं सर, ऑनलाइन में कभी कभार स्कैम हो जाता है। भाई एक रोड पे अगर एक्सीडेंट हो रहा है बार बार, तो क्या तुम उस रोड पे जाना छोड़ दोगे? संभल के भी तो चल सकते हो। हमारे पास ऑप्शन तो हर चीज़ का 2 बना रखा है, पर हमें उसी ऑप्शन को क्यों चुनना है जो हमारे लिए वैसे ही अवेलेबल नहीं है? तो सीधी सी बात है, फोकस करो अपने माइंड पे और काम करना शुरू करो। क्योंकि नेपाल हो चाहे इंडिया हो चाहे कोई भी कंट्री हो, भैया खाने को कोई नहीं देता। खुद के पैसे से ही तुम खा सकते हो, अदरवाइज दूसरा तुम्हें खाने को नहीं देगा।
ठीक है। तो मेरी बात अगर तुम्हें सही लगी हो तो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मुझे देखो बाकी यूट्यूबर्स की तरह वीडियोस बनानी नहीं आती है। मैं आपको कोई एडिटिंग या कोई खास जानकारी नहीं दे सकता। मैंने आपको पहले कहा था मैं आपको सिर्फ मेरी पर्सनल स्टोरीज बता सकता हूँ और मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर सकता हूँ। ठीक है गाइस।